हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आज UTT का जो सेकंड पार्ट था पर्यावरण अध्ययन वाला, उसके प्रश्न लेकर आया हूं। तो पहले पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्न कर लेते हैं, फिर जो गणित का है सेकंड भाग वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए पेपर करते हैं। पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? आप बच्चों से क्या कहेंगे कि ये ना करें? देखिए ऑप्शन क्या है। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो लेना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। इनमें से कौन सा काम है जो नहीं करेंगे? तो देखिए सरकार ने भी मना किया है, ठीक है। आप बाहर से कुछ नहीं ले जाते हो, कुछ भी नहीं। चिड़ियाघर में उनको खाना ऑलरेडी मिलता है वक्त हर समय पे, तो आप इसके लिए मना करोगे एक। और जब आप घुमाने ले जाते हो तो कभी भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं ले जाना है, ठीक है, कि अपने साथ कॉपी ले जाओ और उनका चित्र बनाना। वहाँ बच्चा चित्र बनाने में लग जाएगा तो घूमेगा कैसे? तो इसका आंसर क्या है? ए। जो चिड़ियाघर के जानवर हैं उनके लिए क्या करना है? खाने की सामग्री नहीं ले जानी है। चलिए अगला करते हैं। प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है कविताएं और कहानियों की? पहला क्या है? मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ को बढ़ाना। दूसरा, नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना। छात्रों में साहित्यिक कौशल का विकास करना। और है विषय को सीखने में अधिक रुचियम एवं मनोरंजक बनाना। आप जानते हो कहानी और कविताएं क्या होती है? बच्चा बड़ी ध्यान से सुनता है और उसे अपने जीवन में भी उतारता है। तो कोशिश की जाती है कि बच्चे को समझाने के लिए, कुछ भी चीज़ समझाने के लिए कहानी और कविताओं का सहारा लिया जाए। तो रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना इसका आंसर है। चलिए अगला चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को देख लेना, इसे ढंग से समझना कि जो पर्यावरण अध्ययन का टीचर होगा वो क्या होगा? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए शिक्षक एक फैसिलिटेटर है NCF 2005 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका जो चेंज हुआ है 18-19 में भी आया है कुछ फ्रेमवर्क में, तो सिर्फ एक ही चीज़ कही गई है, फैसिलिटेटर, ठीक है। यानी कि क्या है? सिर्फ और सिर्फ सहायक है, वो कुछ बताएगा नहीं, सिर्फ हेल्प करेगा कि बच्चा खुद करे। तो इसका आंसर है कि जो बच्चों का दृष्टिकोण है, जो बच्चों ने कहा उसे स्वीकार करना, उसे सम्मान देना। अगर आप बच्चे को पहले ही रोक दोगे कि नहीं तू गलत बोल रहा है, तो क्या होगा? बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी और आगे जाके कुछ नहीं बोलेगा। तो बच्चे जैसे बोलते हैं तो क्या करना चाहिए? उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर आपको लगता है गलत है तो बच्चे को नहीं कहना कि आप गलत हो, उसे उदाहरण देना है समझने के लिए कि बच्चा समझे और खुद कहे कि मैं गलत हूँ, इसका ये सही उत्तर होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना और अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करवाना। तो मैंने अभी क्या कहा था? जो ऑप्शन डी है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चे को खुद छोड़ देना कि वो सीखे। जब वो सीखेगा, देखो उसे तभी पता चलेगा कि गलत है या सही है। अगर आपने बता दिया, आप उसे मार्गदर्शक दोगे, सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक। अगर वो गलत जा रहा है तो आप उसे सही ट्रैक पे लाओगे। ये शिक्षक का कार्य है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वो क्या है? बरसात, ठीक है। भारत क्या है? बरसात पे ही टिका हुआ है। भारत की कृषि किस पे है? बरसात पर ही टिकी हुई है, ये आप भी जानते हैं। बाकी सब चीज़ तो मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, लेकिन बरसात क्या है? मुख्य है इस समय। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये उत्तर सभी को आता है, लगभग हर किसी को पता है, क्योंकि आपको पता है कि इन तीन देशों में बटा हुआ है, तिब्बत, चीन और नेपाल में। लेकिन मुख्यतः कहाँ कहा जाता है वो आप सभी जानते हो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। जो आपके पास भूकंप आता है, पृथ्वी में जो भूकंप आता है वो कहाँ आता है? वो आपको पता है टेक्टोनिक प्लेटों के कारण आता है। जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में खिसक जाती हैं या फिर कहीं से टूट गई तो
भूकंप आता है। और वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल में, यानी कि मैक्सिमम पार्ट क्या है? भूपर्पटी में है, और थोड़ा भाग क्या है? ऊपरी पावर में, ठीक है, थोड़ा सा पावर में है, और मैक्सिमम कहाँ है? क्रस्ट में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए, कि जो मैक्सिमम भाग होता है वो क्रस्ट में होता है, और मिनिमम क्या होता है? अपर मेंटल में होता है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है, यानी कि कम ऑक्सीजन में जब हम पेट्रोल या डीजल को जलाते हैं तो क्या बनता है? देखिए, हमें पता है ऑक्सीजन के साथ कोई भी कार्बन का प्रोडक्ट जलेगा तो CO2 निकलती है, हमेशा निकलती है। लेकिन उसने कहा है क्या किया जाएगा? अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन मतलब इस दो को हटा दो, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली थी तब। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका ये ध्यान रखना पड़ेगा, अपूर्ण मतलब कम ऑक्सीजन की मात्रा में। अगला चलते हैं। मिनीमाटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आप मछली खाओ, कुछ भी खाओ, आपको ये पता होना चाहिए मिनीमाटा रोग किससे होता है। वो होता है हमारा पारे से। पारे की अधिकता से मिनीमाटा रोग होता है। कैडमियम से क्या होता है? इटाई सुना होगा, इटाई रोग कैडमियम से होता है। आर्सेनिक से क्या होता है? कैंसर। आर्सेनिक से कैंसर होता है, और पारा मिनीमाटा रोग करता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू हुआ? पहले तो रेड पांडा है क्या? देखिए, जो प्रोजेक्ट रेड पांडा है ये आपके ईस्टर्न हिमालय और सदर्न चाइना के है। ईस्टर्न हिमालय और सदर्न चाइना उसके लिए है, और ये 1996 में शुरू हुआ था। कारण जब हमारी पृथ्वी पे 10,000 से भी कम 10,000 से कम जो रेड पांडा हैं वो बचे थे। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और इसीलिए ये रेड पांडा किस में है? रेड बुक में, लाल किताब है जो हमारी, जिसमें क्या है? विलुप्त होने की कगार पे जो विलुप्त हो चुके हैं वो पशु पक्षी हैं उसमें। तो क्या है? 1996 में इसका उत्तर है। अगला है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत हुआ था किसमें? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका। तो आप ये देख लीजिए, इनमें से अंटार्कटिका किस में आता है? अंटार्कटिका हमारा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव में आता है। तो सबसे ज़्यादा ह्रास कहाँ हुआ? यहीं पर हुआ है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं है? नहीं है बोल रहा है वो, ठीक है। देखिए, जल असंतुलन क्या हुआ? पानी की कमी हो रही है हमारे यहाँ, ठीक है। तो देखिए, कारण नहीं है भूमिगत जल पर रिचार्ज करने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण, दोष रहित जल संरक्षण, और पानी का अत्यधिक दोहन। देखिए, हमारा जो पानी है वो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे है पानी। हमारे कई राज्यों में ज़मीन के नीचे का पानी खत्म हो चुका है। सरकार वहाँ पानी स्टोर करने के अलग अलग तरीके अपना रही है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा हुआ है? जल असंतुलन। एक तो है कि भूमिगत पानी को रिचार्ज करना, ये तो है, वो पूछ रहे नहीं है। तो क्या है? दोष रहित जल संरक्षण। दोष रहित जल संरक्षण का कोई मतलब नहीं बन रहा है इस समय इससे, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये होगा सी। अगला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ है? हमारे देहरादून, ठीक है, हमारे देहरादून में है। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंकज अपने छात्रों को सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के सर्वोत्तम तरीके में योगदान दे सकता है, ठीक है। तो उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा, यात्रा के लिए सार्वजनिक वाहनों को यूज़ करें, निजी वाहन को ना खरीदें, बार बार घर से बाहर ना जाएं, और निजी वाहन जैसे के इंजन को नियमित रूप से जांच कराएं। तो देखिए, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन हम यूज़ करते ही हैं, मैक्सिमम करते हैं, निजी वाहन भी सब लेते ही हैं, ठीक है, एक लग्जरी है, लेते ही हैं लोग। बार बार घर से बाहर जाने से बचें, ये भी करते हैं, केवल यही बचा। तो हम ये कर सकते हैं कि निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच कराएं। निजी वाहन का मतलब है आप स्कूटर लो, चाहे कार लो, चाहे ट्रेन ले लो, ठीक है। निजी वाहन ये आपके लिए कहा गया है, तो उसकी बार बार जांच कराई जाए।
अगला है मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वो कौन सी है? एरोसोल का यूज करना, कृषि क्रियाकलाप और वनों को जलाना, उपयुक्त सभी। ये सारी गतिविधियां क्या है, क्या करती हैं, हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। आप जानते हो जैसे दीपावली के आसपास हमारे किसान लोग खेतों में आग लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दीपावली के धुएं के कारण भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय क्या होता है, जो हमारे महानगर हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, जो यहाँ हैं, यहाँ सांस लेने में बहुत सी दिक्कत हो जाती है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए है। देखिए, केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है और एक काम और करता है केंचुआ, वर्मी कंपोजिट, वर्मी बनाता है। वर्मी कंपोजिट सुना होगा, वो केंचुआ क्या करते हैं, मिट्टी को फिल्टर करके बनाते हैं। तो ये पूछ रहा है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरा बनाते हैं। केंचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। केंचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं। केंचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचती है। देखिए, अब इसका आंसर आप खोजोगे। ये दोनों तो क्लियर है कि मिट्टी को नरम भी बनाता है और उसी कारण पानी और हवा आसानी से जड़ तक पहुंचती है। और 3 और 4 ऑप्शन तो सही है। तो आप देख सकते हो 3 और 4 ऑप्शन इन दोनों में है। बाकी आप ये देख सकते हो पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताओगे इसका आंसर क्या है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न के लिए जाना जाता है? मतलब इनमें से कौन सा जो पेड़ है, जो पौधा है, वो बायोडीजल उत्पन्न करता है? तो देखिए, पहला क्या है, कॉपर लीफ। ये कॉपर लीफ तो ऑर्नामेंटल प्लांट है जो शो पीस के लिए लगाया जाता है और ये एक फंगल इन्फेक्शन को भी दूर करता है। यानी कि ये क्या है, एक रेमेडियल प्लांट है और यानी कि दवा के लिए यूज होता है और ऑर्नामेंटल सजावट के लिए यूज होता है। जैट्रोपा, ये हमारा बायोडीजल, इसका आंसर यही है, बायोडीजल बनाने के काम आता है। इसके बीज में 25 से 40% तक तेल होता है। 25 से 40% तक तेल होता है किसमें, जैट्रोपा में। अगला है आपका क्या, कैंडल नट ट्री। कैंडल नट ट्री आता है हेयर वो स्टिमुलेटर है, यानी कि ये उन दवाइयों में मिला जाता है जिनमें बाल झड़ते हैं, तो बाल को झड़ने से रोकने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और सर्पगंधा आप जानते हो, ये क्या है, ट्री है, किस काम के लिए आता है, ये दवाई बनाने के काम आता है। अगला प्रश्न है, यह सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा? जैसा आप जनरली अपने छोटे बच्चों को बोलते ही हो, अगर आपको ये चीज़ नहीं देंगे तो क्या होगा। अगर आप शिक्षक हो तो आप बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हो कि बच्चे सोचें उस चीज़ के बारे में, अगर ना मिले तो क्या होगा। तो आप इनमें से देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, छात्रों की कल्पना शक्ति और सोच कौशल को बढ़ावा देना। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं और विभिन्न बातें करते हैं, अगर ये नहीं होगा तो ये हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला समान तत्व है। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड यानी कि वसा, ये बनते हैं CHO वाले ग्रुप से, CHO ग्रुप से। और प्रोटीन बना होता है CHON। प्रोटीन में नाइट्रोजन एक्स्ट्रा होती है, बस इतना ध्यान रखिए कि CHO तो होता ही होता है, लेकिन प्रोटीन में N एक्स्ट्रा होता है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है इसमें, कार्बन दोनों में पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में पाया जाता है, केवल प्रोटीन में नाइट्रोजन एक्स्ट्रा पाई जाती है। अब देख लीजिए झूम खेती, 140वां प्रश्न, झूम खेती पाई जाती है केरल, बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश। देखिए, झूम खेती क्या हुआ, किसी ज़मीन पे किया, फिर कुछ टाइम तक छोड़ दिया, फिर अगली ज़मीन पे किया, आगे बढ़ते रहते हैं। अरे ज़्यादातर क्या होता है, अगर खेत में खरपतवार हो गए या फिर किसी कारण से उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई या कम हो गई, तो ये ज़्यादातर किया जाता है हमारे पहाड़ी इलाकों में, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश हो गया और मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और नागालैंड हो गया। ऐसी जगह पे की जाती है झूम खेती। तो इसका आंसर क्या है, मेघालय। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक है? देखिए, जितने भी पराबैंगनी किरण है, आप सिंपल UV रेज बोलते हो कि हमारे जो सूरज से आती है वो UV किरण आती है, लेकिन इनके भी 3 भाग हैं, A, B और C। और ये A, B, C किसके आधार पे हैं, ये हैं इसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ।
तो जो ए है वो 300 नैनोमीटर के आसपास है, ये 200 नैनोमीटर के आसपास है और ये 100 नैनोमीटर के आसपास है। तो देखिए सी वाली सबसे कम वेवलेंथ की है तो चल नहीं पाती दूर तक, 200 वाली भी ज़्यादा नहीं जा पाती। जो पृथ्वी में आती है, पृथ्वी में ए सबसे ज़्यादा आती है, 95% ए आती है। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी में सूरज से 95% ये आती है ए, और बाकी ये दोनों ज़्यादातर हमारी जो ओजोन की परत है उससे एब्जॉर्ब कर ली जाती है। बट जो बी है वो थोड़ा बहुत पृथ्वी पर आती है, और जो बी वाली है हमारी स्किन के अंदर तक जाती है, ज़रा हार्मफुल होती है। पर उसने ये नहीं पूछा हुआ सूर्य से आने वाली। देखो सूर्य से तीनों ही आती हैं, लेकिन जो पृथ्वी में पहुंचती है वो ए सबसे ज़्यादा पहुंचती है, और स्किन की सारी डिजीज़ ए करती है, बी भी करती है, लेकिन बी क्या करती है, हमारी जो स्किन है उसके ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर देती है। अब बचा सी। सी मुख्यतः पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली जाती है ओजोन लेयर के द्वारा, क्योंकि ये सबसे घातक है। और ये किसमें ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है, आपने वेल्डिंग वाले देखे होंगे, जहाँ पे भी वेल्डिंग वाला काम हो रहा है या फिर मरकरी बल्ब यूज़ हो रहा है वहाँ यूवी रेडिएशन निकलता है सी वाला, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो प्रश्न का आंसर यही है यूवी सी, यानी कि अल्ट्रावायलेट सी टाइप वाला। अगर सूरज से पूछता तो सूर्य से जो आता है वो ए है, ठीक, क्योंकि 95% वही पहुंच रही है पृथ्वी पे। लेकिन उसने सिर्फ ये पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक है, तो कौन सी है, अल्ट्रावायलेट सी। चलिए अगला, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये क्या है, एक एनजीओ है, ठीक है, ये आप जानते हो एनजीओ है, और कहाँ है ये, नीदरलैंड की एनजीओ है। अब इनमें से नीदरलैंड तो नहीं, हाँ ये है एम्स्टर, ठीक है, एम्स्टरडम में क्या है, इसका मुख्यालय है। तो उसने मुख्यालय पूछा हुआ था, नीदरलैंड की है एनजीओ, तो ये कहाँ है, एम्स्टरडम, इसका आंसर है बी। चलिए अगला है, नदी के जल में प्रदूषित स्तर मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब आपके नदी में या तालाब में सब ऊपर से पूरी काई जम जाती है, ऊपर से सिर्फ काई जम जाती है, तो उसे बोलते हैं एल्गी ब्लूम, एल्गी ब्लूम, BLOOM। उसके कारण क्या होता है, जो सूरज की किरणें हैं वो पानी के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, और पानी के अंदर के जो जानवर हैं वो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मरने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो सूरज है वो पानी के अंदर के ऑक्सीजन को तोड़ने का काम करता है। तो वहाँ नहीं पहुँच पाया तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उसे क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अगला है हरित मफलर। हरित मफलर अधिकतर क्या होता है, महानगरों में लगाए रखे हैं जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ये किस कारण के लिए होता है, ध्वनि प्रदूषण के लिए, क्योंकि हमारे पेड़ क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था। जो 2020 का विषय वस्तु था वो क्या है हमारा, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये क्या है हमारा, बायोडाइवर्सिटी किसका है हमारा, 2020 का। चलिए अगला, वायु प्रदूषण प्रकरण बढ़ने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। पहला है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, नहीं। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, नहीं। विद्यार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसमें गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकरण करें, एक ही हो सकता है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से प्रकरण का स्वसर पाठन, ये नहीं। तो इसका आंसर ये है सी। बच्चा जब प्रैक्टिकल करता है तब ज़्यादा सीखता है, जब कुछ देखता है समझता है तभी। अगर आपने किताब से पढ़ा दिया, मैं ये कह सकता हूँ आज की डेट में अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ओ आप बोलने के लिए कहा जाए तो शायद आपको याद नहीं होगा ज्यों तक, आप आगे पीछे बोल सकते हो, लेकिन एक उसमें नहीं बोलोगे सीक्वेंस में, हो सकता है याद ही ना हो, अंगौता को को के बाद आप भूल जाओ। कारण क्योंकि हमने वो याद नहीं, वो रटा हुआ था, ठीक है। अगर आप रटते हो कुछ चीज़ों को या फिर किताब का ज्ञान है बस, तो क्या होगा, दिमाग से हट जाता है। लेकिन आप सारी वर्णमाला का उपयोग कर रहे हो बोलने में, लिखने में, तो क्या किया था आपने, प्रैक्टिकल किया था, तो आपको याद है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चे को क्या करवाना है, प्रैक्टिकल, ताकि वो समझ विकसित कर सके। अगला है GIS,
की फुल फॉर्म क्या है? इसका होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर यहाँ ज्योग्राफिकल लिखा है तो यही वाला होगा इसका, वैसे इसका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अगला है मृत सागर क्या है? आप जानते हो मृत सागर ऐसा सागर है जहाँ कोई डूबता नहीं है। क्यों? वहाँ लवण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये क्या है? ऐसा सागर जो सभी सागरों और महासागरों में सबसे ज़्यादा नमकीन है, तो वो क्या है? मृत सागर। अगला है मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए, मीरा समोसे खाती है, कटलेट यानी कि सब्जियां कटी हुई और डबल रोटी खाना पसंद करती है। तो आप ये देखिए, इसके खाने में किस चीज़ की कमी है? इसके खाने में खट्टा नहीं है, और देखिए इसने कहा है इसमें लौह तत्व नहीं है। तो आपको पता है लौह ना हो तो एनीमिया होता है, तो पक्का हो गया कि ये दोनों आंसर सही हैं। लेकिन उसने कहा है कि ये चीज़ खा रही है जिसके कारण क्या है, उसे किस चीज़ की कमी हो जाएगी? स्कर्वी, मोटापा नहीं, स्कर्वी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि खट्टा नहीं है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए सहायक है? तो देखिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12 एनीमिया के लिए भी होता है। विटामिन के क्या होता है? खून में थक्का बनाता है। विटामिन ए क्या होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसे आप। और विटामिन ई क्या होता है? स्टरलिटी, बांझपन। और एक और चीज़ होती है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा होगा? ई तो बांझपन के लिए है, लेकिन साथ में विटामिन ई, सी, ये क्या करते हैं? हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। विटामिन ई और सी, ध्यान रखिएगा। विटामिन ई की गोलियां लेते हैं लोग किसके लिए? हेल्थी स्किन के लिए। तो क्या करती है, जो स्किन की कोशिकाएं होती हैं हमारी, उसको क्या करते हैं? विटामिन ई और सी स्वस्थ रखते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये 30 प्रश्न थे पर्यावरण अध्ययन के। आगे भी आपको और प्रश्न देंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।